वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स। बहुत लंबे टाइम बाद कोई नया वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो ऑब्वियसली उसके कुछ कारण हैं और कारण है इस चैनल की स्टार्टिंग करना। जब इस चैनल की स्टार्टिंग की बात थी तो कहानी ये थी कि मेरे स्कूल की लॉकडाउन में सारे स्कूल्स बंद हो गए थे, मेरा भी स्कूल बंद हुआ। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जो उसके बाद में जो ऑनलाइन क्लासेस थी उसको अटेंड कर पाते थे। कुछ के साथ ही प्रॉब्लम थी कि शॉप्स बंद हो गई थी, हैंडसेट कहीं नहीं मिल रहे थे, तो वो उस स्कूल पीरियड में क्लासेस कैसे ले। तो मेरे को किसी ने सजेस्ट करा कि आप इस तरीके से कोई चैनल ही बना लो, तो मैंने चैनल बनाया, उसमें चैप्टर्स अपलोड करे। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनके पास में हैंडसेट नहीं थे वो अपने घर पे बैठ के कभी भी संडेज वगैरह को रात को सुबह कभी भी देख लेते थे। तो चैनल मैंने ये सोच के कभी नहीं बनाया था कि इतने सारे आउटसाइडर जो स्टूडेंट्स हैं वो इससे जुड़ेंगे, बहुत सारे कमेंट्स आएंगे, इतने सारे व्यूज़ मिलेंगे और इतने सारे स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल होगा। क्योंकि मैंने तो पहले ये देखा कि भाई इतने सारे करोड़ों जो टीचर्स हैं उसके अंदर ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं, तो मेरे को तो कोई अगर उससे पहले ही सजेस्ट करता था कि आप चैनल बना लो तो मेरे को बड़ी हंसी आती थी। मैंने कहा मैं कौन सा इतना फेमस टीचर हूँ जो कोई मेरे चैनल को देखेगा। लेकिन उस पैंडेमिक की वजह से, जब कोरोना की वजह से फर्स्ट लॉकडाउन हुआ, तो मेरे स्कूल वालों की वजह से, स्टूडेंट्स की वजह से, स्कूल स्टूडेंट्स की वजह से मैंने वो वीडियोस बनाए। उसके अलावा फिर उसके बाद में जब इतने सारे बाहर के बहुत सारे इतने सारे स्टूडेंट्स आए, हमारे स्कूल में समर वैकेशन की वजह से छुट्टी हो गई थी, तो मैंने नई वीडियोस अपलोड करना बंद कर दिया था। तो लेकिन जब इतने सारे बाहर के स्टूडेंट्स आए, अदर स्टेट से भी, उन्होंने डिमांड आई कि सर हमारे भी चैप्टर्स करवा दो। तो फिर मेरे को लगा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसकी ज़रूरत पड़ सकती है, उनके लिए यूज़फुल हो सकते हैं। तो और भी बहुत सारे चैनल्स होंगे, लेकिन मेरे चैनल पे इतने सारे आ रहे हैं और डिमांड कर रहे हैं अदर स्टेट्स के लिए भी, तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। और ऑब्वियसली अगर स्टूडेंट्स कमेंट बॉक्स में जाके देखें और व्यूज़ देखें तो पता चल जाएगा कि लिटरेचर को लेकर बहुत सारी समस्या है। लिटरेरी डिवाइसेस की बात छोड़ दें तो खाली लिटरेचर की जो बुक है उसको लेकर ही बहुत सारी समस्याएं हैं। कोई पढ़ाने वाला समझाने वाला कहीं नहीं है, कहीं पर किसी का पढ़ा हुआ समझ नहीं आया। तो चलो एक अच्छी बात है, मेरे को एक अपॉर्चुनिटी मिली, मैं कोशिश करूंगा और आगे कंप्लीट कराने की। जो फर्स्ट चैप्टर है, पोइट्री का अगला सेक्शन है, वो आपके सामने है। लेकिन फिर मैं ये बात ज़रूर कहूँगा कि और ज़्यादा स्टूडेंट्स जोड़ने की कोशिश करना। अपने आप तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब करेंगे जिसको चैप्टर समझ में आएगा और चैनल पसंद आएंगे, बट एक कोशिश और करना है कि एक एक जना हम और साथ में जोड़ पाए, ताकि मैं और मोटिवेट होता रहूँ इस ऑब्वियसली चैनल को आगे बढ़ाने के लिए और चैप्टर्स को बढ़ाने के लिए, और अदर स्टेट्स के जो बुक्स हैं, सिलेबस हैं, उनको कंप्लीट कराने के लिए। सो उम्मीद करता हूँ कि आगे के भी जो चैप्टर्स हैं वो स्टूडेंट्स को इल्यूस्ट्रेटिव लगेंगे, बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। तो कीप कंटिन्यू, हम भी कंटिन्यू रखते हैं। ओके, गुड लक। क्लास 12th RBSC, जो हमारी पोइट्री सेक्शन जहाँ से शुरू होता है, उसमें पहली जो हमारी फर्स्ट पोम है दैट इज़ अ लेक्चर अपॉन द शैडो। जॉन डॉन की लिखी हुई पोएम है। जो जॉन डॉन है वो एक मेटाफिजिकल पोइट की कैटेगरी में आते हैं। मेटाफिजिकल इन शॉर्ट, अभी हम लिटरेरी डिवाइस तो नहीं पढ़ रहे, कोशिश करूँगा अगर मैं वो भी बढ़ा पाऊँ तो, अगर उसके वीडियो पसंद बना पाया तो। लेकिन जो मेटाफिजिकल पोइट्स होते हैं, तो मेटा और फिजिकल, तो फिजिकल का मतलब होता है शारीरिक, और मेटाफिजिकल जो इसमें वर्ड जोड़ा गया है, तो कुल मिला के वो दुनिया में मौजूद चीज़ें, जो इस दुनिया के अंदर जितनी भी चीज़ें मौजूद हैं जो शारीरिक रूप में हमारे सामने नहीं है, मतलब जिस चीज़ को हम देख नहीं सकते लेकिन कुछ फीलिंग्स जो होती हैं हम उसको महसूस करते हैं। जैसे इंसान है, इंसान तो हम देख सकते हैं, लेकिन इंसान पर धरती के होने का एम क्या है। भगवान को हमने नहीं देखा, लेकिन भगवान क्या चीज़ है। लोगों के बीच में जो रिश्ते होते हैं, जो इमोशंस होती हैं, जो भावनाएं होती हैं, वो इन सारी चीज़ों से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं, और उन्हीं को जो पोइट एक्सप्रेस करते हैं, भगवान को, भगवान की भक्ति को, इंसान को, इंसानों के बीच में प्रेम को, अनुराग को, तो इन सारी चीज़ों को जो पोइट अपनी पोइट्रीज में यूज़ करते हैं वो सारे कहलाते हैं मेटाफिजिकल पोइट। तो जॉन डॉन जो है वो एक मेटाफिजिकल ब्रिटिश पोइट है, मतलब कि ब्रिटेन से थे, वो इंग्लैंड से थे, और बुक के पोइम के जस्ट नीचे उनका इंट्रोडक्शन दे रखा है। तो हर पोइट का इंट्रोडक्शन लिटरेचर के स्टूडेंट के लिए पढ़ना वैसे भी कंपलसरी भी है और उसके नॉलेज के लिए भी अच्छा है, तभी उसका लिटरेचर लेने का कोई सेंस है। खाली पोइम को पढ़ने का, समझने का और इन सारी चीज़ों का खाली कोई मतलब नहीं है। तो जॉन डॉन की एक मेटाफिजिकल पोइट की अगर लिखी गई पोएम है, तो डेफिनेटली उन्होंने किसी ऐसी चीज़ को ही एक्सप्लेन करा होगा जो फिजिकली तो हमारे सामने नहीं है, हमारी दुनिया में मौजूद नहीं है, लेकिन उन्होंने उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो सबसे पहले जो ये पोएम है हमारी, लेक्चर अपॉन द शैडो, 1615 में ये उनकी लिखी गई है, कंपाइल की गई है। तो
तो अब पोएम का जो टाइटल है वो हमें बताता है कि लेक्चर यानी कि उपदेश अपॉन द शैडो, यानी परछाई के बारे में किसी ने एक उपदेश दिया है। ऑब्वियसली परछाई के बारे में क्या उपदेश देगा? परछाई तो हमें पता है कि अगर हम कोई भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट ले, उस नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर हम डायरेक्ट कोई लाइट मारेंगे तो सीधी सी बात है उसकी जो ये परछाई यहाँ पर जो इमेज बन रही है ये परछाई है। अब इसके ऊपर तो कोई लेक्चर नहीं दे सकता। तो पोइट्रीज जो होती हैं उसमें मैक्सिमम टाइम जो टाइटल्स होते हैं, जो शीर्षक होते हैं, वो बहुत ही सिंबॉलिक होते हैं। इनफैक्ट उस शब्दों का अगर हम लिटरली अक्षरक्ष मतलब निकालें तो वो समझने में या तो समझ में नहीं आएंगी या फिर कोई बहुत ही मजाकिया और बहुत ही हल्की शैलो चीज़ें लगेंगी। लेकिन जब हम उसकी डेप्थ में जाते हैं और उससे उसके लक्षणों से मिलती जुलती जब किसी दूसरी चीज़ को हम ध्यान में लाते हैं तब हमें इनफैक्ट पोएम का जो असली मीनिंग है वो हमें समझ में आता है। सो लेट्स स्टार्ट द पोएम। स्टैंड स्टिल कॉमा एंड आई विल रीड टू दी। कॉमा का मतलब है कि जब हम अगर हम इस पोम को प्रोनाउंशिएट करते हैं, प्रोनाउंस करते हैं, हम पढ़ते हैं, रीड आउट करते हैं, तो हमें एक पॉज लेना है बीच में आधे सेकंड का। स्टैंड स्टिल आई एंड आई विल रीड टू दी अ लेक्चर लव इन लव्स फिलॉसफी। तो पहले तो हमारे पास में वर्ड आया दी। दी जो है वो आर्किक यानी कि पुरातन यूज है, YOU, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन का। लेकिन सेकंड पर्सन प्रोनाउन कौन से केस का? सब्जेक्टिव केस का, यानी कि जो हमारे सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह हो, यानी कि तुम। लेकिन सब्जेक्ट की जगह पता है कि हमें ऑब्जेक्ट भी होता है, जैसे तुम गाना गा रहे हो तो इसमें जो तुम है वो यहाँ सब्जेक्टिव केस में है। मैंने तुमको देखा तो देखने का काम मैंने किया तो मैं सब्जेक्ट हूं, लेकिन मैंने तुमको देखा तो तुम ऑब्जेक्टिव केस में हो। तो यहाँ पर लेकिन वो सब्जेक्टिव केस में है। अब पहली जो हमारी लाइन है, जो पहली वर्स है हमारी, जो कविता की पंक्ति है, वो ये कहती है स्टैंड स्टिल। अब ये दो इंपैरेटिव सेंटेंस है, किसी को आदेश दिया गया है स्तब्ध खड़ा होने का। स्तब्ध खड़ा होने का मतलब नहीं है कि वो कोई प्रेयर ग्राउंड में खड़ा करवा रहा है, लेकिन इसका मतलब ये है कि वो अटेंटिव होना चाहता है, कि मतलब जो सामने वाला उसका लिसनर है वो अटेंटिव हो जाए। अब अटेंटिव लिसनर के लिए हम दो चीज़ों को इमेजिन कर सकते हैं। एक, या तो वो अपनी प्रेमिका से, लवर से कह रहा है, या फिर वो एक हमसे, अपने रीडर्स से कह रहा है। तो हालांकि एक्चुअल में तो वो अपने लवर से ही कह रहा है, लेकिन हम यहाँ अपने आप को भी इमेजिन कर सकते हैं, अपने रीडर्स को भी मान सकते हैं। तो वो हमें कहता है कि भाई शांत हो जाओ और मैं तुम्हारे लिए पढ़ूंगा। हमारे लिए वो पढ़ना चाहता है। क्या पढ़ना चाहता है? अ लेक्चर, एक उपदेश पढ़ना चाहता है। किसके ऊपर? ऑन लव। यहाँ पे प्रीपोजिशन का होना चाहिए था, लेकिन जो पोएट होते हैं वो ऑमिट कर देते हैं किसी स्पेसिफिक रीजन के लिए, स्पेशल रीजन के लिए। तो यहाँ पर स्पेशल रीजन ये है कि वो प्रेम पर दबाव देना चाहते हैं कि मैं जो उपदेश देने वाला हूं वो प्यार के ऊपर है। फिर आगे कहते हैं, कॉमा देके, इन लव्स फिलॉसफी। वो ये कहते हैं कि लेकिन मैं जो उपदेश दूंगा उसमें कोई सच्चाई, कोई तथ्य, कोई फैक्ट, कोई फंडामेंटल, ये इन चीज़ों को, प्रैक्टिकलिटी, इन चीज़ों को ढूंढने की कोशिश मत करना, क्योंकि मैं प्रेम के दर्शन शास्त्र का यूज़ करूंगा। फिलॉसफी का मतलब होता है दर्शन शास्त्र। अब फिलॉसफी हमें उन चीज़ों के बारे में बताती है जो दुनिया में है तो सही, लेकिन उनका क्यों, क्या कारण होता है उनके होने का, वो चीज़ें एक्सप्लेन करती है फिलॉसफी। लेकिन अगर हम उनको अगर अपने कुछ प्रैक्टिकल पैरामीटर्स पे अगर हम उनको देखें तो वो चीज़ें लगता है कि हमें वो झूठ सी नजर आती है। तो इसलिए फिलॉसफी अगर प्यार की है तो फिर इसमें सच्चाई को मत ढूंढना कि तुम इसको प्रैक्टिकलिटी में ढूंढने लग जाओ, तो भाई प्रैक्टिकल चीजें तो इसके अंदर नहीं मिलेंगी, क्योंकि पोएट पहले कह रहा है कि मैंने इसमें प्यार के दर्शन शास्त्र का यूज किया है। अब एक और चीज हम देख लेते हैं, जो लिटरेरी डिवाइस है वो भी हमारे लिए जरूरी है। सिर्फ पोएम को नहीं समझना है, हमें लिटरेरी डिवाइसेस को भी देखना है। तो पहली जो हमारी लाइन है उसके लास्ट में वर्ड आ रहा है दी, और फिर जो हमारा लास्ट सेकंड लाइन का लास्ट वर्ड है वो है फिलॉसफी। ये पूरी जो पोएम है असल में वो एक लिरिकल पोएम है, यानी कि इसमें लय का यूज किया गया है। तो लय का यूज करने के लिए पकड़ना बहुत ही आसान है। फर्स्ट लाइन के लास्ट में जो वर्ड आ रहा है, सेकंड लाइन के लास्ट में वर्ड आ रहा है, दोनों आपस में राइम कर रहे हैं। लेकिन ये हमेशा जरूरी नहीं है कि सेकंड लाइन का जो लास्ट वर्ड हो वो फर्स्ट लाइन के लास्ट वर्ड से राइम करे, लेकिन इससे कोई जरूरी नहीं है। वो हो सकता है कि पहला वाला तीसरे से करे और जो दूसरा वाला है वो पांचवी, छठी, सातवीं लाइन से करे। तो इन लाइन को अगर हमें इसमें जो राइमिंग स्कीम है वो फाइंड आउट करनी है, तो अब यहाँ पे दी और फिलॉसफी, फी और दी दोनों ही आपस में राइम कर रहे हैं, तो इसमें हमने अल्फाबेटिकल ये ऑर्डर डाल दिया, ए दोनों को दे दिया। तो इसका मतलब एक लिरिकल पोएम है और इसके अंदर राइम का यूज किया गया है। आगे बढ़ते हैं। These 3 hours that we have spent walking here, 2 shadows went। अब जो दूसरा वाला कपलेट हमारे पास में आया, ये 2 लाइंस, 2 वर्सेस जो आई हैं, दूसरी वाली लाइन कहती है These 3 hours that we have spent, यानी पोएट को और उसकी प्रेमिका को, दोनों को चलते चलते 3 घंटे हो गए। लेकिन कौन से 3 घंटे? सुबह के, दोपहर के, शाम के? वो तो पोएम आगे बढ़ेंगे तो हमें अपने आप समझ में आएगा। ये पोएम ही अपने लास्ट में हमें बताएगी कि आखिरकार वो किस समय की बात कर रहा है।
वो ये कह रहा है कि जब वो 3 घंटों से साथ साथ चल रहे हैं, उनको 3 घंटे साथ में बीत गए हैं, घूम रहे हुए कहीं भी वो किसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, और अब वो जब चल रहे हैं तो उनकी दो परछाइयां भी पैदा हुई हैं, एक तो पोएट की और ऑब्वियसली एक उसकी प्रेमिका की। तो दोनों की परछाइयां पैदा हुई हैं, लेकिन कंफ्यूजन ये है कि कौन से दोपहर के 3 बजे की बात कर रहा है, 3 घंटों की बात कर रहा है, सुबह की 3 घंटों की बात कर रहा है कि शाम के 3 घंटों की। आगे बढ़ते हैं। अब स्पेंट और वेंट एक दूसरे से राइम कर रहे हैं, लेकिन स्पेंट और वेंट दी और फिलॉसफी से राइम थोड़ी कर रहे हैं, तो हम इनको डिफरेंट अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रखेंगे, बी बी। तो ये हो गया हमारा ए बी बी। आगे बढ़ते हैं। अलॉन्ग विद अस विच वी आर सेल्स प्रोड्यूस्ड। यहां पर आगे चल के उसने ये भी कह दिया कि ये जो दो परछाइयां हैं ये उन दोनों की ही पैदा करी हुई हैं, यानी ये परछाइयां किसी और चीज की नहीं है, किसी चट्टान की नहीं है, किसी पेड़ की नहीं है और किसी भी चीज की नहीं है, बल्कि उनकी खुद की परछाइयां हैं। बट नाउ द सन इज जस्ट अबोव आवर हेड, वी डू दोज शैडोज ट्रेड। ट्रेड का मतलब होता है पांव रखना, कदम रखना या कदम आगे बढ़ाना। यहां पर कदम आगे बढ़ाने से मतलब नहीं है, यहां पर है कदम रखना। यानी पोएट कह रहा है, अब हमें टाइम समझ में आएगा कि वो कौन से 3 घंटों की बात कर रहा है। अब जो पोएट है वो ये कहता है कि अब जो सूरज है वो इनके सर के ठीक ऊपर है। अगर हम अपनी ज़िंदगी में नॉर्मल डेली लाइफ को भी ऑब्जर्व करते हुए चलें, और ऑब्जर्वेंट होना चाहिए, अपने आसपास की दुनिया में जो चीज़ें चल रही हैं, एक बहुत ही घटिया कहावत बना रखी है कि जिस गली जाना नहीं उसका पता क्या पूछना। वाहियात बकवास बात है कि स्टूडेंट को ये बिल्कुल भी, एक अच्छे इंसान को कभी इंप्लाई नहीं करना चाहिए। हमें अपनी लाइफ में इतना ऑब्जर्वेंट होना चाहिए कि हम नेचर में चीज़ें देखें, लोगों से चीज़ें देखें, तब उनमें से जो अच्छी हो वो सीखें और जो बुरी चीज़ें उसको हम नेगलेक्ट करते रहें। तो अगर तुमने कभी अपनी डेली लाइफ में भी इस चीज़ को कभी देखा हो, ढंग से महसूस किया हो। आजकल तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स और जो यंग एज के होते हैं वो सब घरों में रहते हैं, फेसबुक व्हाट्सअप दुनिया भर की चीज़ें, लेकिन जैसे पहले के जो 90s या 80s के जो बच्चे हैं, जैसे खैर मैं खुद हूँ 1984 का, तो ज़्यादातर बाहर ही खेला करते थे, धूप में खेला करते थे, शाम को खेला करते थे, तो सुबह शाम बाहर ही सब दिन बिताते थे। तो ये अच्छे से ऑब्जर्व करा है कि जब दोपहर का सूरज बिल्कुल सर के ऊपर होता है तो जो हमारी परछाई होती है वो बिल्कुल हमारे कदमों के नीचे सिमट के आ जाती है, यानी कि ये तो रहा वो ऑब्जेक्ट और उसी के जस्ट नीचे उसकी परछाई आ जाती है। अभी तो यहाँ पर इस इरेजर की जो परछाई है वो यहाँ पे दिख रही है, लेकिन अगर किसी टॉर्च की रोशनी बिल्कुल इसके ऊपर मारी जाए तो परछाई इसके बिल्कुल एग्जैक्ट नीचे आ जाएगी। अब सूरज हमारे सर के ऊपर आया, वो पहले 3 घंटे से चल रहे हैं, अब 3 घंटे से अगर तुम चल रहे हो और ये दोपहर का वक्त था तो सूरज तो ढल जाना चाहिए और तुम्हारी परछाई उल्टी डायरेक्शन में बननी चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये है कि असल में वो सुबह के 3 घंटे की बात कर रहा था। अब दोपहर के एग्जैक्ट 12 से 1 बीच का टाइम हो चुका है और जो सूरज है वो उन दोनों के बिल्कुल सर के ऊपर है और उनकी परछाइयां उनके कदमों के नीचे हैं। तो बिल्कुल उसने बहुत अच्छे तरीके से बता दिया। आगे बढ़ते हैं। हैड और ट्रेड ये आपस में राइम कर रहे हैं। यहां पर वो कह रहा है प्रोड्यूस्ड हैड और ट्रेड, तो ये तो बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहे। तो यहां पर ये जो लाइन आई है प्रोड्यूस, इसको तो दे देते हैं हम सी, फिर उसके बाद में आ रहा है हैड और ट्रेड, तो ए बी सी हमने इनको डाल दिया डी। अब आगे बढ़ते हैं। एंड टू ब्रेव क्लियरनेस ऑल थिंग्स आर रेड्यूस्ड। अब ये कह रहा है कि टू ब्रेव, अब वैसे तो हम ये जानते हैं कि ब्रेव जो होता है वो एक एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है बहादुर, विशेषण होता है, किसी आदमी के लिए कहा जा सकता है अ ब्रेव मैन, अ ब्रेव गर्ल, अ ब्रेव वुमेन, लेकिन वो यहां पर उसके आगे उसने टू लगा दिया, यानी कि एक मेन वर्ब की जो 5th फॉर्म होती है वो यहां पे उसने फॉर्म करी है। तो टू ब्रेव का मतलब होता है चुनौती देना किसी को। एंड टू ब्रेव क्लियरनेस ऑल थिंग्स आर रेड्यूस्ड, वो ये कह रहा है कि अब जो परछाइयां हैं दोनों की, उन दोनों के कदमों के नीचे हैं और हर तरीके की स्पष्टता, यानी जो वो अपने दोनों के रिलेशन के बीच में वो जो सफाई रखना चाहता है, दोनों के बीच में कोई किसी चीज़ को छुपाना नहीं चाहता है, तो वो कहता है कि उन सारी चीज़ों के लिए उसने सारी चीज़ों को क्या करा है, ऑल थिंग्स आर रेड्यूस्ड। ऑल थिंग्स का यहाँ पे मतलब है दोनों की कमियों से, यानी दोनों ने अपनी एक दूसरे की जो कमियां हैं उन दोनों को आपस में बताया है, शेयर किया है, एक दूसरे के जो सीक्रेट्स हैं वो एक दूसरे को बताए हैं ताकि दोनों के बीच में कोई राजदारी ना, दोनों के बीच में राजदारी रहे लेकिन दोनों एक दूसरे से बिल्कुल भी अनजान ना रहे। तो एक दूसरे के बारे में, अपनी चीज़ों के बारे में जो है उन्होंने स्पष्ट रूप से एक दूसरे को बता दिया है। सो वाइलेस्ट आर इन्फेंट लव्स डिड ग्रो, इन्फेंट का मतलब नवजात जो अभी अभी पैदा हुआ हो, लव्स डिड ग्रो, यहाँ पे ऊपर वाली लाइन में बता दूं कि जो रेड्यूस्ड है वो प्रोड्यूस्ड से राइम कर रहा है, तो हमने इसको नंबर दे दिया सी, सी सी। फिर उसके आगे बढ़ते हैं। सो वाइलेस्ट आर इन्फेंट लव्स डिड ग्रो, डिस्गाइजेस डिड एंड शैडोज फ्लो। यहाँ पर जो लव्स उसने कहा है, लव्स यानी एक तो पोएट का अपनी लवर के लिए जो प्रेम है और उसके लवर का पोएट के लिए जो प्रेम है, इसलिए उसने लव को प्लूरल कर दिया। तो वो कहता है कि अब यानी इस समय
यानी अब यहाँ पे जो असल में परछाइयाँ हैं और ये जो पोएट और जो उसकी प्रेमिका हैं, तो जो यहाँ पे परछाई जो उनके साथ साथ चल रही है वो असल में उनका प्यार है। यानी जो पोएट है और उसकी जो लवर है, उन दोनों के साथ साथ जो परछाइयाँ हैं वो परछाइयाँ ना होकर उनके प्रेम संबंध है। और दोनों के जो प्रेम संबंध है वो ये कह रहा है कि अभी नवजात है, इन्फेंट है, यानी अभी उनकी जान पहचान हुए, एक दूसरे को जानते हुए ज़्यादा लंबे समय नहीं हुआ है। अभी उनका जो प्रेम है वो परवान चढ़ रहा है, यानी कि धीरे धीरे बढ़ रहा है। अभी उनका प्रेम बिल्कुल मैच्योरिटी के लेवल पर नहीं पहुंचा है। डिस्गाइज डिड एंड शेडोज फ्लो, तो वो कहता है कि हम इसको क्या करें, एक डिस्गाइज यानी कि एक इसको भेष बदल दें। इसका भेष बदलने का मतलब है वो दुनिया से छुपा के रखना चाहता है, और वो चाहता है एंड शेडोज फ्लो। वो ये चाहता है कि उन दोनों के बीच में कोई भी परछाइयों का यहाँ पे अब मतलब वो ये कह रहा है कि दोनों के बीच में एक दूसरे से कोई छुपाई हुई बातचीत नहीं होनी चाहिए। दोनों एक दूसरे को अपनी कमियां, अपनी कोई भी अगर ऐसी बुरी बात है या कोई अच्छी बात छुपा रखी है तो वो एक दूसरे से शेयर करें, एक दूसरे से छुपा के नहीं रखें, क्योंकि अगर एक दूसरे से चीज़ें छुपा के रखेंगे तो इनकी रिलेशनशिप के लिए अच्छी बात नहीं होगी। तो वो कहता है कि हमें क्या करना है, एक तो दुनिया से प्यार को छुपा के रखना है, और दूसरी बात एक दूसरे से अपने बीच में कोई राजदारी नहीं रखनी है। फ्रॉम अस एंड आवर केयर्स बट नाउ टिस नॉट सो। टिस जो होता है वो आर्किक यूज है दिस इज का एब्रीविएशन भी मान लो, और एक आर्किक यूज है जो कि इंग्लिश पोएट्री में यूज होता है। तो वो ये कहता है फ्रॉम अस एंड आवर केयर्स बट नॉट सो that love has not attained the highest degree which is still diligent least others see। अब यहाँ पे वो ये कहता है कि अभी जो डिलीजेंट का मतलब होता है परिश्रमी, या लेकिन यहाँ पे परिश्रमी का मतलब कोई मेहनत मजदूरी करने वाले से नहीं है। यहाँ परिश्रमी का मतलब है कि उनका जो प्यार है, वो उनके जो संबंध हैं, जो प्रेम संबंध है, वो अभी धीरे धीरे मजबूती की तरफ बढ़ रहे हैं। तो मजबूती की तरफ बढ़ने के लिए कुछ मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो उन दोनों के जो रिलेशन है वो धीरे धीरे मेहनत कर रहा है एक दूसरे के पास आने के लिए, एक दूसरे को मजबूत बनाने के लिए। लेकिन वो यहाँ पे अपनी प्रेमिका को ये भी चेतावनी देता है कि अभी उनका जो प्यार है वो इन्फेंट है, नवजात है। अभी वो इतना मजबूत नहीं हुआ है कि उसे दुनिया के सामने या तो ले आया जाए या फिर दुनिया को ये बता दिया जाए कि हाँ भाई वो एक दूसरे से प्यार करते हैं। तो अभी एक दूसरे से एक तो उन्हें झूठ नहीं बोलना है, एक दूसरे से बात नहीं छुपानी है, और दूसरी बात दुनिया से इस बात को छुपा के रखना है। क्योंकि लोग अगर दो लोगों के बीच में अच्छा संबंध बनते देखते हैं, ऑब्वियसली तो हर इंसानों की फितरत होती है, बुरे लोगों की फितरत होती है कि वो उन दो लोगों के बीच में अच्छी चीज को चलते हुए देख नहीं सकते। तो इसलिए पोएट छुपाना चाहता है। अभी वो कहता है कि उसका जो प्यार है, दोनों का जो प्रेम संबंध है, वो अभी डिलीजेंट है, यानी बड़ी मेहनत कर रहे हैं एक दूसरे के संबंध बनाने के लिए, और जो प्यार है वो एक दूसरे के प्यार में मिलने की कोशिश कर रहा है। तो ये चाहता है कि दुनिया से छुपा लिया जाए, क्योंकि अटेंड हाईएस्ट डिग्री, जो प्रेम की बिल्कुल चरम सीमा होती है, अभी उनका प्यार उस चरम सीमा पे बिल्कुल भी नहीं पहुंचा है। तो ये हमारा फर्स्ट स्टैंजा यहाँ पे कंप्लीट हुआ, जिसमें पोएट ने बताया कि किस तरीके से उसका जो रिलेशन है वो परछाई के उसने रेफरेंस देके हमें बताया है। अब परछाई का रेफरेंस देके बताया, लेकिन पूरा एक स्टैंजा उसने कवर किया है। तो यहाँ पर जो परछाइयाँ हैं वो असल में किस चीज़ का प्रतीक है, किस चीज़ का सिंबल है, उन दोनों के प्रेम का। लेकिन उसने डायरेक्ट तो थोड़ी कहा है कि परछाई प्रेम है, एज या लाइक का यूज नहीं किया है। तो यहाँ पे सिमिली नहीं है, लेकिन मेटाफर भी नहीं है। मेटाफर इसलिए नहीं है क्योंकि मेटाफर की ये दूसरी ब्रांच है जिसको कहते हैं एक्सटेंडेड मेटाफर। मेटाफर का मतलब होता है जब किसी चीज का प्रत्यक्ष उदाहरण ना देके अप्रत्यक्ष रूप से उदाहरण दिया जाए। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं एज रेड एज अ रोज, लेकिन मैंने एज का यूज कर लिया, या फिर लाइक ए रोज, तो ये तो क्या हो गया, सिमिली हो गया। लेकिन सिमिली का यूज यहाँ पे कहीं भी नहीं हुआ, एज और लाइक यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन मेटाफर क्यों नहीं है? मेटाफर इसलिए नहीं हो क्योंकि मेटाफर में क्या होता है कि अप्रत्यक्ष उदाहरण किया जाता है। जैसे शी इज ए वाइट क्लाउड, या फिर और कुछ हम कहते हैं शी इज अ ब्यूटीफुल रोज। तो अगर किसी इंसान को, किसी लड़की को एक खूबसूरत गुलाब कहा जा रहा है या सफेद बादल का टुकड़ा कहा जा रहा है, तो ऑब्वियसली अगर सफेद बादल का टुकड़ा कहा जा रहा है तो उसके बहुत ही फेयर कॉम्प्लेक्शन की, उसके सफ़ेद, उसके गोरी जो त्वचा है उसकी बात हो रही है। लेकिन अगर वो उसको गुलाब कह रहा है लड़की को, तो इसका मतलब वो गुलाब की तरह स्वीट है और गुलाब की तरह आकर्षक है, ये सारी उसकी क्वालिटीज़ हैं। लेकिन अगर एज और लाइक का यूज़ करें तो सिमिली होता है, लेकिन अगर इनडायरेक्ट घुमा के उदाहरण दिया जाए, लक्षण मैच करे जाए, तो फिर मेटाफर होता है। लेकिन अगर मेटाफर को इतने लंबे स्टेंजा में खींच दिया जाए तो हम उसको कहते हैं एक्सटेंडेड मेटाफर। तो इसमें एक्सटेंडेड मेटाफर का यूज हुआ है। अब बात करते हैं हम इसकी राइमिंग स्कीम की, तो सीसी तक हम आगे थे। अब ग्रो बाकियों में से कहीं भी मैच नहीं होता तो हम इसको देंगे डी, और फिर फ्लो से मैच कर रहा है। फिर उसके बाद में ग्रो फ्लो, फिर सो पे आते हैं, फिर उसके बाद में आता है डिग्री और सी। तो ये हो गया हमारा
ABCD और इसके बाद में E और E। तो ये इसकी राइमिंग स्कीम है। तो अगर तुम्हें किसी पोएम का लिटरेचर के क्वेश्चन में क्रिटिकल एप्रिसिएशन लिखने के लिए कहा जाता है तो क्रिटिकल एप्रिसिएशन में ये उसके अंदर चीज़ आएंगी। अब हम बढ़ते हैं दूसरे स्टैंजा पे। पहले में तो उसने अपने जो प्रेम संबंध है उसको आगे बताया कि किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, मजबूती पकड़ रहे हैं। Accept our loves at this noon stay. Accept our loves at this noon stay. इसको कहते हैं रिपीटेशन। एक ही लाइन को उसने 2 बार रिपीट करा। क्यों रिपीट करा है, क्यों करते हैं ऐसा पोएट? सिंपल सी बात है कि यहां पर वो एम्फेसाइज देना चाहता है, यानी दबाव डालना चाहता है। वो किस बात पर दबाव देना चाहता है? वो ये कहता है कि अगर हमारा जो प्रेम है, यानी प्रेम का मतलब परछाई और परछाई का मतलब प्रेम इस कविता के अंदर, तो ये कहता है कि अगर उसकी परछाइयां इस दोपहरी को बर्दाश्त कर जाती हैं और दोपहरी में बनी रह जाती हैं। मतलब समझ में नहीं आया कि वो क्यों परछाइयों को बनाए रखना चाहता है? क्योंकि उसने ऊपर ही हमें बताया कि वो परछाइयों की बात नहीं कर रहा बल्कि प्रेम संबंधों की बात कर रहा है। यहां पर जो दोपहर है उस दोपहर का मतलब है प्रेम की जो मिड वाली सिचुएशन होती है, यानी एक दूसरे से प्यार तो हो जाता है लेकिन अभी एक दूसरे के ऊपर जो अटूट भरोसा होता है और जो जन्म जन्म तक साथ जीने मरने की जो कमिटमेंट्स होती हैं वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुई होती और उस लेवल तक पहुंचे नहीं होते कि एक दूसरे के ऊपर ब्लाइंड फेथ कर सके। तो वो ये कहता है कि अगर उनका प्रेम इस सिचुएशन को पार कर जाता है, लेकिन पीछे भी हट सकता है, जरूर नहीं है कि हमेशा पार कर पाए, वो पीछे भी हट सकता है, तो इसका हमें ध्यान रखना है। तो आगे वो क्या कहना चाहता है कि अगर मान लो इस अवस्था को पार कर गया तो वी शैल न्यू शैडोज मेक द अदर वे। अब वो कहता है कि परछाइयां तो फिर बनेंगी लेकिन एक अलग प्रकार की परछाइयां बनेंगी। ये कैसे हुआ अलग प्रकार की परछाई का मतलब? तो देखो भाई सीधी सी बात है, अब हमें यह पता चलता है कि उनकी पोजीशन क्या थी। इमेजिन करो कि सुबह का समय है और हम सूरज की तरफ मुंह करके खड़े हैं। अगर हम सूरज की तरफ मुंह करके खड़े हैं तो हमारी जो परछाई होगी वो वेस्ट की डायरेक्शन की तरफ बढ़ेगी, ठीक है। और अगर हम वेस्ट की तरफ भी मुंह करके खड़े हों तो भी हमारी जो परछाई है वो वेस्ट की तरफ ही बनेगी। तो हम ये मानते हैं कि जो ईस्ट है डायरेक्शन है वो वेस्ट डायरेक्शन की तरफ लवर है और जो पोएट है वो दोनों वेस्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। यहां से सूरज उगा, उन दोनों की परछाइयां वेस्ट की तरफ बन रही थी। अब वो दोनों यहां मिड पोजीशन पे थे और सूरज भी उनके सर के ऊपर था, यानी उनके प्रेम संबंध जो था ना तो वो कच्चे बन में था लेकिन ना ही वो परिपक्व हुआ था, पूरी तरीके से मैच्योर भी नहीं हुआ था, वो बीच में था। अब सूरज उनके सर के ऊपर था, अब सूरज ढलने लगा। अब सूरज तो ढल के वेस्ट की तरफ जाएगा, वो भी वेस्ट की तरफ जा रहे हैं, लेकिन अब जो परछाइयां वो बनेंगी बैकवर्ड, यानी ईस्ट की तरफ बढ़ेंगी, पूर्व दिशा की तरफ। तो चलो उससे हमें क्या फर्क पड़ता है, हमारी कोई फिजिक्स की क्लास थोड़ी है, लेकिन उससे फर्क ये पड़ता है कि वो कहता है कि अब जब यहां पे चलेंगे तो ये परछाइयां तो बनेंगी लेकिन ये परछाइयां सुबह वाली नहीं होंगी। ऐसा क्यों भाई? सुबह की परछाई को वो अलग कह रहा है और शाम की परछाई को वो अलग कह रहा है, तो ऐसा वो क्यों कह रहा है? उसका भी एक रीजन है। एज द फर्स्ट वर मेड टू ब्लाइंड अदर्स दीज विच कम बिहाइंड। अब वो एक मजेदार बात ये कह रहा है और अपनी पोजीशन भी क्लियर कर रहा है कि उसका और उसकी प्रेमिका का मुंह कहां है, वो वेस्ट की तरफ जा रहे हैं या ईस्ट की तरफ जा रहे हैं। भाई जरूर थोड़ी कि सूरज उग रहा है तो हम सुबह सूरज की तरफ देखते हुए घूमने नहीं जा सकते, बिल्कुल जा सकते हैं। अभी वो सिचुएशन भी क्लियर कर देगा कि उनकी पोजीशन क्या है। वो ये कहता है कि पहली वाली जो परछाइयां बनी थी उसका क्या काम था? दूसरे लोगों को अंधा बनाना। अंधा बनाने का मतलब है कि वो ये कहना चाहता है कि ऊपर वाला जो उनका प्रेम संबंध जब पनप रहा था तो वो एक दूसरे से, यानी दुनिया के आगे जो दिखावा कर रहे थे ना कि वो एक दूसरे से प्यार नहीं करते हैं, ये वो दुनिया को बेवकूफ बनाने के लिए कर रहे थे। वो ये चाहते थे कि दुनिया उनका जो अपरिपक्व प्रेम है, जो उनका इमेच्योर जो प्यार है, वो उसको दुनिया देख नहीं पाए, क्योंकि अगर दुनिया देखेगी तो उनमें फूट डालने की कोशिश करेगी, उनके संबंध को खराब करने की कोशिश करेगी। लेकिन अब वो ये कहता है कि अब जो परछाइयां बनेंगी ये लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए नहीं है, क्योंकि अब उनका प्रेम संबंध इतने बीच की सिचुएशन में पहुंच गया है तो अब लोग ये जानते हैं कि हाँ यार इनको मिलते मिलते जानते जानते इतने साल हो गए हैं, तो अब बीच में कोई डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो ये कहता है कि अब जो परछाइयां बनेंगी, परछाइयां कहां बन रही हैं? वो और उसकी प्रेमिका जा रहे हैं वेस्ट डायरेक्शन की तरफ, तो परछाई बन रही है उनके पीछे। अगर वो ये कहता है पोएट की परछाइयां बन रही है पीछे, तो इसका मतलब हमें पता चल गया कि वो वेस्ट डायरेक्शन की तरफ चल रहा है जहां सूरज डूब रहा है। लेकिन इन परछाइयों में खास बात क्या है? क्या कोई नुकसान है? विल वर्क अपॉन आवरसेल्व्स एंड ब्लाइंड आवर आईज। वो ये कहता है कि अब ये जो परछाइयां बन रही हैं ये हमारे लिए बड़ी खतरनाक है। क्यों? क्योंकि जो काम पहले लोगों को अंधा करने के लिए यूज किया रही थी वो परछाइयां, अब वो कहता है कि हमें भी अंधा कर सकती हैं। ऐसा क्यों? आगे हम देखते हैं। इफ आवर लव्स फेंट, फेंट का मतलब मुरझा जाना, एकदम बेजान होकर गिर जाना, एंड वेस्टवर्डली डिक्लाइन, टू मी थो फैल्सली थाइन। थो जो होता है, पहले तो हमने देखा था सबसे ऊपर दी तो होता है सब्जेक्टिव केस का यू, जो थो होता है वो होता है यू लेकिन ऑब्जेक्टिव केस का।
ठीक है। फिर उसके बाद में थाइन का आता है, तो थाइन होता है रिलेटिव एडजेक्टिव, योर्स। तो अब वो कह रहा है कि इस लाइन में अब ये बात समझ में आती है कि वो क्यों कह रहा है कि ये जो पीछे वाली परछाइयां बन रही है उन दोनों के लिए नुकसानदायक है। क्योंकि वो कहता है कि जब हम दिन में थे और जो परछाइयां बन रही थी, सुबह जो परछाइयां बन रही थी, यानी कि जब उन्होंने प्रेम संबंध शुरू करे थे, तो वो दुनिया के सामने दिखावा करते थे कि भाई हम एक दूसरे से प्यार नहीं करते, छुप छुप के मिला करते थे, एक दूसरे से डायरेक्ट बातचीत नहीं करते थे, लेकिन ये लोगों को धोखा देने के लिए था। अब पोएट अपनी प्रेमिका को चेतावनी देता है कि लेकिन अगर उसने दुनिया से जो झूठ बोला, अगर वही झूठ दोनों के बीच में पनपने लगा, तो वो कह रहा है कि उनका ये जो नवजात शिशु वाला जो भी प्यार है, एक छोटा सा प्यार का जो उनका रिलेशन है, वो क्या होगा, फेंट यानी कि मुरझा जाएगा, कुमला जाएगा, बेजान होके गिर जाएगा, वेस्ट वार्डली डिक्लाइन, और फिर वो ईस्ट की वजह वेस्ट में डूबने लगेगा। इसका मतलब क्या हुआ भाई, सीधी सी बात है कि वेस्ट में जब कोई चीज डूबती है, वो बात कर रहा है सूरज की, यानी सूरज जब वेस्ट में डूबता है तो क्या होता है, अंधकार हो जाता है। सूरज का जो तेज होता है, जो उसकी चमक होती है, जो उसकी सुंदरता होती है, जो उसकी गर्मी होती है, वो सब खत्म हो जाती है। तो वो ये कहता है कि अगर अब रिलेशन के इस मिड में पहुंच के अगर तुमने या मैंने एक दूसरे से झूठ बोला, एक दूसरे से कोई चीज छुपाई, तो हमारे प्रेम का हाल वही होगा जो सूरज का होता है, यानी कि पश्चिम में जाके अस्त हो जाएगा। वो ये कहता है कि मैं तुमसे झूठ बोलूंगा, एंड आई टू दी माइन एक्शंस शैल डिस्गाइज, हम एक दूसरे से अपनी बातें छिपाएंगे, और फिर वही होगा कि मैं तुम्हारे लिए झूठा बन जाऊंगा और तुम मेरे लिए झूठी बन जाओगी। तो वह कहता है कि अब उनका प्यार तो मैच्योरिटी के लेवल पर जाने वाला है, लेकिन यहां पर अगर उन्होंने एक हल्की सी चूक करी, एक भी बात एक दूसरे से छुपाने की कोशिश करी, एक भी अगर झूठ बोला, तो फिर वह कहता है कि संबंधों को टूटते हुए टाइम भी नहीं लगता है, ये ध्यान रखना। द मॉर्निंग शैडोज वियर अवे, अब वो कहता है कि भाई देखो सुबह की जो परछाइयां थी, यानी दुनिया को छुपाने के लिए प्रेम संबंध स्टार्टिंग में जो झूठ बोले थे, वो समय तो अब गया, बट दीज ग्रो लॉन्गर ऑल द डे, लेकिन वो ये कहता है कि अब जो हम परछाइयां बना रहे हैं शाम के समय, ये बहुत लंबी चलेंगी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब किसी से इंसान को प्यार होता है तो ये ड्यूरेशन बड़ा छोटा होता है, बड़ी जल्दी प्यार हो जाता है। कई बार शादी में खाना खाते टाइम बुफे की जो स्टॉल होती है वहां पे प्यार हो जाता है, कई बार बहुत सारी जगह हो जाता है, आजकल तो स्कूल्स में भी हो जाता है, बहुत यंग एज में हो जाता है। तो वो ये कहता है कि ये जो एज टाइम होता है ये तो बड़ा शॉर्ट होता है, लेकिन असल में क्या है, प्यार करने की शुरुआत करना आसान है, लेकिन उस रिश्ते को लंबे तक खींच के ले जाना ये बहुत मुश्किल होता है। ये वाली जो एज होती है वो बहुत लंबी होती है, इसीलिए बहुत हालांकि इन चीज़ों को सोच समझ के नहीं किया जाता, लेकिन फिर भी एक मैच्योरिटी की एज में जब इस टाइप के संबंधों को बनाया जाता है तो ऑब्वियसली ये वाला जो लंबा टाइम होता है ना, ये बहुत लंबा चलता है और बहुत अच्छा चलता है। इसीलिए कहा जाता है कि जो मैच्योर एज होती है उसमें जाके ये चीज़ें अच्छी रहती हैं। कम एज में ये रिश्ते बनते तो बड़ी जल्दी से हैं, लेकिन उतनी जल्दी बर्बाद भी हो जाते हैं। तो हमें हर चीज़ के लिए अपने मैच्योर होने का वेट करना ज़रूरी है। जैसे 18 के बाद ये ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है, वही वाली बात है। तो वो ये कहता है कि ये वाले संबंध बहुत लंबे चलने वाले हैं, बट ओ लव्स डे इज शॉर्ट इफ लव डिके। लेकिन वो फिर चेतावनी दे देता है, वो अपनी प्रेमिका को कहता है कि ये ध्यान रखना कि जो प्यार का दिन होता है, यानी जो अगर तुम देखो तो सुबह से लेकर जो दोपहर का टाइम होता है वो बहुत शॉर्ट होता है, लेकिन जो सुबह दोपहर से लेकर और शाम को सूरज डूबने का टाइम होता है, ये ड्यूरेशन स्लॉट बहुत लंबा होता है। लेकिन वो ये चेतावनी देता है कि ये सूरज के मामले में तो ठीक है, लेकिन प्यार के मामले में ऐसा नहीं है। प्यार के मामले में जो होता है वो प्रेम का जो संबंध का शुरू होने का जो टाइम होता है बहुत छोटा होता है, लेकिन प्यार चुटकियों में खत्म हो जाता है अगर प्यार क्या हो जाए, डिके, यानी कि वो उसका शरण शुरू हो जाए, उसका गलना सड़ना शुरू हो जाए। यहां पे मतलब है एक दूसरे से झूठ बोलना, एक दूसरे से बातें छुपाने से। लव इज ए ग्रोइंग और फुल कॉन्स्टेंट लाइट एंड हिज फर्स्ट मिनट आफ्टर नून इज नाइट। अब यहां पे एक और बड़ा जबरदस्त बात है कि देखो सूरज जब उगता है तो वो पहले तो सुबह उगता है, फिर उसके बाद दोपहर में पहुंचता है और दोपहर के बाद में वो सांझ में पहुंचता है और सांझ में जाके वो रात में बदलता है। तो इसका मतलब 1 2 3 और अगर तुम थोड़ा सा और आगे बढ़ो तो एक 4 ये पॉइंट्स आते हैं, एक 4 स्टेजेस होती हैं सूरज के उगने की और उसके डूबने की। अगर हम इसको डॉन यानी कि एक भोर प्रातः काल का मान ले तो इसमें एक और एक्सटेंड हो जाएगा। तो ये 4-5 स्टेजेस होती हैं सूरज की। लेकिन यहां पे हमारा पोएट जो कहता है कि प्यार की सिर्फ 2 स्टेज होती हैं, पहली और दूसरी। पहली वो होती है जब प्यार पनपता है, अगर प्यार कोई उसको मैच्योरिटी के साथ चलाता है, समझदारी के साथ चलाता है, ईमानदारी के साथ चलाता है, तब तो वो क्या होती है, पहुंचती है दूसरी स्टेज पर, यानी मैच्योरिटी की स्टेज पर। वरना प्यार की ये वाली स्टेजें बीच में नहीं होती हैं, पहले मैं शुरू हुआ, उसके बाद में तू तेरे घर जा और मैं मेरे गया और रिलेशन खत्म।
तो इसीलिए उसने ये कहा है कि जो प्रेम होता है वो बड़ा नाजुक होता है, लेकिन प्रेम जो होता है उसमें झूठ की, कपट की और किसी भी चीज़ की छुपाने की कोई भी गुंजाइश नहीं होती। तो ये हमारी पोएम थी। आई होप सबको अच्छे से समझ में आई होगी, और जो इसके अंदर पोएम सबको समझ में आ गई वो एक अलग बात है, लेकिन जो लिटरेरी डिवाइसेस इसके अंदर यूज हुए हैं वो इसका ध्यान रखना। एक्सटेंडेड मेटाफर का यूज हुआ है, और उसके बाद ये जो राइमिंग स्कीम है वो मैंने बताई थी, अगले वाले की तुम्हें खुद फाइंड आउट करनी है। ध्यान रखना, टीचर सिर्फ एक एज ए गाइड करने के यूज करने के लिए होता है। टीचर पे अगर तुम किसी को रिले अपॉन, यानी कि तुम उसे बैसाखी बना लो, व्हील चेयर बना लो, तो फिर टीचर किसी काम का नहीं है और ऐसे स्टूडेंट का भी कोई फायदा नहीं है। पहली लाइन पे आओ, ये तो हो गए हमारे लिटरेरी डिवाइसेस जो उसने यूज करा। 2 स्टैंजास हैं हमारी पोएम के अंदर, टोटल 26 लाइन्स हैं, लेकिन अगर तुम गलती से इस लाइन को 1 2 करके गिनोगे तो फिर तुम गलत हो जाओगे, 27 लाइन्स हो जाएंगी। यहां पे क्या है, रिपीटेशन है। रिपीटेशन एक पोएट्री की आर्ट होती है, वो जब यूज होती है जब पोएट किसी चीज पर दबाव देना चाहता है। दबाव देने के लिए और भी बहुत सारी चीजों का यूज किया जाता है, लेकिन इस तरीके से लाइन और वर्ड जब रिपीट किए जाते हैं तो इसका मतलब पोएट चाहता है कि हम इस लाइन पर दबाव दें, अच्छी तरीके से इस लाइन को पहले समझने की कोशिश करें, वरना ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। अब बात होती है अगले लिटरेरी डिवाइसेस की। यहां पे आया स्टैंड स्टिल। तो एस और एस दोनों इंग्लिश के वॉल और कॉन्सोनेंट्स होते हैं, तो ये दोनों के दोनों कॉन्सोनेंट्स हैं। जब किसी पोएम की लाइन में इस टाइप के कॉन्सोनेंट्स वाले जो वर्ड्स होते हैं उनका अगर रिपीटेशन होता है तो हम इसको कहते हैं एलिट्रेशन। तो इसके अंदर एलिटेशन का यूज हुआ है, एक्सटेंडेड मेटाफर का यूज हुआ है, और यूज हुआ है कॉन्सीट का। कॉन्सीट भी एक लिटरेरी डिवाइसेस है, और जो कॉन्सीट होता है वो मेटाफर का एक टाइप होता है। कैसे टाइप होता है? मेटाफर का काम होता है चीजों के लक्षणों की आपस में तुलना करना इनडायरेक्ट वे में, जैसा कि मैंने अभी बताया। अगर लंबा खिंच जाए तो उसको कहते हैं एक्सटेंडेड मेटाफर। लेकिन जब दो विपरीत चीजों की तुलना आपस में घुमा फिरा के की जाए तो हम उसको कहते हैं कॉन्सीट। तो यहां पे कॉन्सीट का यूज हुआ है, एलिट्रेशन का यूज हुआ है, राइमिंग स्कीम हमारे पास में आई गई है, मेटाफर, एक्सटेंडेड मेटाफर का यूज हुआ है। अब आते हैं मजेदार एक लास्ट बात पर, पर्सनिफिकेशन। पर्सनिफिकेशन का मतलब क्या होता है? जब पोएट किसी नॉन लिविंग चीज को किसी ह्यूमन वाली क्वालिटीज के साथ दिखवाता है। जैसे मैं कह रहा हूं कि पर्दे नाच रहे हैं, अब पर्दे तो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, कैसे नाचेंगे? लेकिन अगर मैं पर्दों को नचा रहा हूं, मैं एक कवि हूं, मैं एक लेखक हूं, और अपनी कहानी में, कविता में कहीं पे भी पर्दों को नचा रहा हूं, या ये कह रहा हूं कि हवा संगीत गा रही थी, तो हवा तो कभी गाना गा ही नहीं सकती, संगीत गा नहीं सकती। लेकिन मैंने अगर नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट की क्वालिटी एज ए ह्यूमन एक्सपेक्ट लिखी है, इलिस्ट्रेट करी है, तो इसका मतलब मैंने पर्सनिफिकेशन का यूज किया। लेकिन इसमें कहीं नजर नहीं आएगा, बहुत बारीकी से देखो। सेकंड लास्ट लाइन को देखो, वो कह रहा है लव, फिर उसके बाद में वो कह रहा है एंड हिज फर्स्ट मिनट आफ्टर नून इज नाइट। तो उसने कहा है हिज उसने किस लिए कहा है? लव के लिए। अरे भाई, लव तो एक इमोशन है। इमोशन जो होते हैं वो कॉमन जेंडर के अंदर आते हैं, और सॉरी न्यूट्रल जेंडर के अंदर आते हैं। न्यूट्रल जेंडर के लिए हम यूज करते हैं इट का, तो उसने इट का यूज क्यों नहीं करा? उसने यहां पर लव को ही, यानी कि एक मनुष्य के तौर पर प्रस्तुत किया है कि मनुष्य की तरह, यानी मनुष्य तो पैदा होता है, एक नवजात शिशु होता है, फिर बच्चा होता है, फिर क्या कहते हैं उसको, टीनेजर होता है, फिर उसके बाद में एडल्ट होता है, और एडल्ट के बाद में फिर वो मैच्योर एडल्ट होता है, और उसके बाद में एजर्ड होता है, फिर एल्डरली होता है, फिर मर जाता है। इतनी सारी स्टेज होती है। लेकिन वो कह रहा है कि प्रेम का जन्म होता है, और अगर उसमें गड़बड़ हो, यानी कि झूठ और कपट और ये सारी चीजें हो, तो फिर वो सीधा मर जाता है, उसके बीच की कोई भी अवस्था नहीं होती है। तो उसने यहां पर प्रेम को एक इंसान की तरह प्रस्तुत किया है, तो यहां पर इसका मतलब उसने पर्सनिफिकेशन का भी यूज किया है। तो ये थे हमारे टोटल लिटरेरी डिवाइसेस। आई होप सबको समझ में आई होगी, लेकिन फिर ध्यान रखना कि जो सब्सक्राइब, मेरे को पता है कि स्टूडेंट्स तो कर रहे हैं, जिनको अच्छा लग रहा है, पसंद लग रहा है, ऑब्वियसली वो कर रहे हैं, लेकिन इस चीज़ को किसी दूसरे को, कम से कम हर एक स्टूडेंट एक दूसरे स्टूडेंट से ये काम जरूर करवा सकता है, लेकिन ऐसे स्टूडेंट से जिसका लिटरेचर पढ़ने में कोई इंटरेस्ट हो, फालतू के आदमी से बिल्कुल भी करवाने की जरूरत नहीं है। सो नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं। टिल देन, गुड डे टू ऑल ऑफ यू।